नमस्ते दोस्तों। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयला को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। इसलिए इस कोट में सिंपली जो है स्टूडेंट्स के लिए मेनली कहा जाता है कि समय को और उसकी महत्ता को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा से समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य जो हो वो बेहतर हो और इसी कोयले की तरह हीरा में परिवर्तित हो सके। ठीक है, आपका जीवन जो है, जो भी मनचाहा आपका लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हो सके। इसी के लिए समय को सबसे ज्यादा महत्व दे जीवन में। जैसे सिंपली कहा जाता है ना कि वक्त गुजर जाता है और हम खर्च हो जाते हैं, मतलब कि हमारा समय जो है बहुत ही सीमित है। ठीक है, तो इसका सदुपयोग करें। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 27 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, रसिया और यूक्रेन के बीच में 2 वर्ष हो गए। 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, 24 फरवरी को ही 2 वर्ष पूरे हो गए। तो इसी में आर्टिकल में कहा जाता है कि इस 2 वर्ष में रसिया की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और ज्यादा इसमें आगे कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उससे अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है विकासशील देशों पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस आर्टिकल में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या इसका इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में कहा जाता है आत्मनिर्भरता, क्योंकि लगातार जो है देखा गया है कम से कम 7 प्रमुख जो देश हैं उसने अनेक प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए, रसिया पे प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी उसका डाउन हो जाए। लेकिन उसके पास अगर देखा जाए तो रूस के पास सबसे प्रमुख चीज जो था वो खाद्य उत्पादन था। उसके पास खाद्य की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी। और अगर हथियार की बात करें, जहां यूक्रेन को अन्य देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था, उसको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विभिन्न देशों पे अपनी निर्भरता को रखना पड़ रहा था, वहीं हथियार के लिए जो है रसिया अपने आप में संपन्न था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हर एक देश को सीखनी चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसलिए लगातार जो है अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आत्मनिर्भरता पे जोर दे रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में हो। ठीक है, रोजगार सृजन में हो, तो हर एक जगह इसलिए प्रयास किया जाता है। तभी आप विकसित देश बन सकते हैं जब आप महत्वपूर्ण चीजों के लिए खुद पे आत्मनिर्भर हो, दूसरे देश पे नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग विस्तार से जो जो समस्याएं रही है और नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि लगातार जो देखा गया है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उस अनेक प्रकार का ड्रोन नवीन तकनीक के साथ उपलब्ध हो गया है। अब ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे युद्ध में भी ड्रोन का उपयोग हो रहा है। उसके बाद रिमोट द्वारा जो चलाए जाते हैं हथियार, उसका उपयोग बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ है उसके बाद से इसका प्रसार ज्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिग्नल जैम करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल मतलब कि कोस्टल गार्ड के लिए जो है वो एक वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल से महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसमें बहुत से बातें की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि कब तक जो है वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। हमें बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से हर एक क्षेत्र में देखा जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसलिए इस तटरक्षक बल के संबंध में भी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को रोकने का वादा किया है। इनका सिंपली जो कहना है, जितने भी बड़े व्यापारी हैं खास के कपड़ा के, ठीक है, कपड़ा उद्योग के जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनको कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहें और नए बाजार खोलने के लिए लीक से हटकर सोचने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, रशियन से इकोनॉमी आफ्टर 2 years ऑफ वॉर। 24 फरवरी को रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका 2 साल पूरा हो गया। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, तो ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं। पहले जो है रसिया के इकोनॉमी में कुछ
डाउनफॉल्स देखे गए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर 2023 में लगातार जो है उनकी इकोनॉमी में वृद्धि हुई। ठीक है, जहां 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में -1.8% रहा था जीडीपी का ग्रोथ रेट। ठीक है, वहीं उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 4.9, उसके बाद 5.5 और 5.1 देखा गया। ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या क्या सीखने क्या बन सकता है कि इतना ज्यादा लंबा समय तक युद्ध भी चला फिर भी इस देश की इकोनॉमी में कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो रूस यूक्रेन का सबसे पहले जो संघर्ष है उसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या कारण था जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो यूरोपियन संघ के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक और व्यापार समझौता को लेकर 2013 के अंत में ही यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव बढ़ गए थे। ठीक है, राजनीतिक और व्यापार समझौता को लेकर। तो रूस के उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ये याद रखिएगा, क्विटर यानुकोविच द्वारा वार्ता स्थगित करने के बाद कीव में कई सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा में बदल गया। तो शीघ्र ही तत्कालीन रूस समर्थक राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया। उसके बाद क्या है, तो रूस ने क्रीमिया पर हमला करके जवाब दिया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा था, और मार्च 2014 में इसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में कर लिया मार्च 2014 में। तो रूस ने इस बहाने से क्रीमिया पर आक्रमण किया कि वह अपने हितों और रूसी भाषा के जो नागरिक हैं, जो ज्यादा से ज्यादा रूसी बोलते हैं वहां के नागरिक, खास के क्रीमिया की, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्रीमिया पे हमला किया गया था रूस के द्वारा। तो कुछ ही समय बाद जो है वो यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहानस्क क्षेत्रों में रूस समर्थक जो अलगाववादियों ने कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो उन्होंने 2014 में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक नामक अपना स्वायत्त राज्य स्थापित कर दिया। तो ये 2014 से दोनों के बीच में तनाव देखा जा रहा है, और फरवरी 2022 में रूस ने इन दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता भी दी थी, फरवरी 2022 में। ठीक है, तो कीव और मॉस्को ने 2015 में, यह याद रखिएगा कि कौन सा समझौता जो है वो दोनों के बीच में किया गया था, रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो मिन्स्क समझौता था। मिन्स्क में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, और इसकी मध्यस्थता जो है वो फ्रांस और जर्मनी के द्वारा किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में शांति नहीं आई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे शांति बहाल नहीं हो पाया। तो बाद में फरवरी 2022 में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविजन संबोधन में यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, फरवरी 2022 में, 24 फरवरी 2022 में। तो उन्होंने कहा कि रूस द्वारा घोषित जो सैन्य कार्रवाई है वो यूक्रेन को विसैन्यकृत करने की कोशिश होगी, और यह यूक्रेन की धमकियों के जवाब में आया। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि रूस यह गारंटी चाहता था कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बने। ठीक है, इसी को कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जो रूस की मांग थी कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में हिस्सा लेने के लिए नहीं दिया जाए। ठीक है, इसकी गारंटी दे यूक्रेन, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। रूस की मुख्य मांग जो थी वो नाटो से पूर्व सोवियत गणराज्य जो है विशेष रूप से यूक्रेन में अपने आगे के विस्तार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता थी। तो रूस जो है वो नाटो के हथियारों को पूर्वी यूरोप से बाहर रखना चाहता था। ठीक है, वो पूर्वी यूरोप से नाटो के संबंध को मेनली जो है वो बाहर रखना चाहता था। तो रूस चाहता था कि नाटो मध्य और पूर्वी यूरोप के उन देशों में अपने हथियार और सेना तैनात करना बंद कर दे। ठीक है, मेनली जो ये लड़ाई हुआ है वो नाटो को पूर्वी यूरोप में प्रसार से रोकने के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो रूस जो है वो मारक दूरी वाली नाटो मिसाइलों पर भी प्रतिबंध चाहता है। तो रूस जो है वो घबराहट से देख रहा है, क्योंकि नाटो ने प्रदर्शित किया है कि वह यूक्रेन में हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी भागीदारी को और मजबूत करने का प्रयास किया है। तो यूक्रेन की धरती पर नाटो की मिसाइलें जो है वो रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही थी, इसलिए जो है रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो रूस का कहना है कि यूक्रेन को 2015 के समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। ठीक है, और शांति समझौता, जिसे मिन्स्क समझौता के रूप में भी जाना जाता है, जहां पे पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक अलगाववादी के बीच में लड़ाई को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, तो इस पर प्रतिबद्धता रखना होगा, ऐसा रूस का कहना है। ठीक है, मिन्स्क समझौते ने डोनबास में अलगाववादी रूसी भाषी क्षेत्रों को अतिरिक्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई।
ठीक है। तो यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का युद्ध जो है वो 24 फरवरी को 2 साल पूरा हो गया। दोनों पक्षों की यह गणना की एक छोटा तेज युद्ध होगा, लेकिन ऐसा गलत साबित हो गया क्योंकि यूक्रेन भी जो है वो मजबूती से खड़ा रहा रूस के विरोध में। ठीक है, इसी के कारण जो है इतना लंबा समय तक युद्ध चलता रहा। अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि कौन सा देश जीता। ठीक है, तो लड़ाई ने लाखों यूक्रेनियों को विस्थापित कर दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ यूक्रेन में ही हुआ। तो यूक्रेन के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, पूरा का पूरा जो है वहां का परिदृश्य ही बदल दिया गया। बहुत ज्यादा वहां पे तोड़फोड़ किए, जान मान की बहुत ज्यादा हानि हुई और आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां का पूरा जान मान का हानि हुआ, वहां का आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित कर दिया गया, मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया गया, लगातार जो है महंगाई बढ़ गई और बड़ी आर्थिक अनिश्चितता को ट्रिगर करके दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया गया। तो इस युद्ध का जो है वो आधुनिक अभी जो उसके बाद से अगर कहीं संघर्ष शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन के बाद से, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं। तो यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि बहुत से फुर्तीले ड्रोन भी अब जो है वो संघर्ष में यूज किए जाने लगे हैं। ठीक है, जो पहले टैंक और विमान यूज होते थे, अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जो है फास्ट ड्रोन होते हैं, उसका उपयोग हो रहा है संघर्ष में। उसके बाद मानव रहित विमान अब ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाने लगे युद्धों में। उसके बाद रिमोट नियंत्रित हथियारों की लोकप्रियता बढ़ गई। बाद ड्रोन की जो प्रधानता है वो सबसे ज्यादा जो है वो सिग्नल जैम करने में भी उपयोग किए जाने लगे, जिससे कि अलग अलग लोकेशन पे अगर सैनिक हैं तो इनके बीच में जो है कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। ठीक है, इसीलिए जो है वो सिग्नल जैमिंग उपयोग किए जाने लगे। तो इसी में आया कहा जाता है कि कुछ अनुमानों के अनुसार वैश्विक ड्रोन बाजार जो है वो 2030 तक लगभग देख सकते हैं, वैश्विक ड्रोन का बाजार इतना तेजी से बढ़ा है खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। ठीक है, उसमें इतने लेटेस्ट ड्रोन उपयोग हुए हैं, उसी कारण जो है 2030 तक लगभग 260 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा खाली वैश्विक ड्रोन बाजार, जो रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले के वर्ष से लगभग 10 गुना आ गया है। ठीक है, आक्रमण के पहले से लगभग 10 गुना बढ़ गया है इसका प्रोडक्शन और डिमांड। तो यूक्रेन में युद्ध ने एक अधिक द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण कर दिया है। ठीक है, इसने स्वीडन और फिनलैंड को मित्रता के पटल पे लौटा दिया है, क्योंकि वे लंबे समय से रूस के विरोध के डर से गठबंधन में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब और कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे 7 देशों ने रूस को सबसे ज्यादा विभिन्न तरीकों से प्रतिबंधित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक मॉस्को की अधिकांश पहुंच को अवरुद्ध किया। ठीक है, जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को भी अवरुद्ध किया गया रूस का, इसके केंद्रीय बैंक भंडार को भी अस्थिर कर दिया गया, सैकड़ों व्यक्तियों और संस्थानों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ठीक है, लेकिन जो है कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया रूस पर। ठीक है, न तो रूस के युद्ध रुके और न ही उसकी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। तो यह आंशिक रूप से प्रतिबंधों को टालने या फिर उनके प्रभाव को कम करने से देश की क्षमता को उजागर करता है कि कितना भी कुछ कर ले, अगर देश जो है वो आत्मनिर्भर है तो उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी में आया कहा जाता है कि आपूर्ति श्रृंखला की स्वतंत्रता जो है वो सर्वोपरि है। सबसे बड़ी चीज है कि जो सप्लाई चेन है उसके पास बहुत मजबूत है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि खास के खाद्य चेन, खाने पीने की जो सप्लाई चेन है वो अवरुद्ध नहीं हुई रूस की। ठीक है, लेकिन जब रूस को उसकी जरूरत होती है तो वह आमतौर पर अपने स्वयं के कारखाने, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि इसके पास खाद्यान्न की आपूर्ति है, हथियारों की आपूर्ति है, सब पे वे आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भरता की ही यहाँ पे ज्यादातर बातें की जा रही है कि अगर आप युद्ध में उतरते हैं तो सबसे पहले अपने जो प्रमुख संसाधन है उसके उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है, किसी देश पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर न हो, और वह अपनी मुद्रा रूबल का उपयोग करके ही इसका भुगतान कर रहे थे। अपने यहाँ ही ज्यादा से ज्यादा जो भी युद्ध में उपयोग हो रहे थे या फिर देश के जनता के लिए जरूरत की चीज थे वो खुद ब खुद उत्पन्न करने में सफल थे। तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने दुनिया की भू राजनीति को कैसे नया रूप दे दिया। तो यूरोपीय देशों ने इसकी सुरक्षा और रक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, खासकर पूर्वी यूरोप की बात की जा रही है। उसके बाद यूरोप अमेरिका सुरक्षा संगठन को फिर से सक्रिय किया गया। नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने के प्रस्ताव के लिए दरवाजे खोल दिए। ठीक है, रूस और अमेरिका के बीच में हथियारों की
नई होड़ के केंद्र में यूरोप आ गया। ठीक है, यूएसए के द्वारा भी लगातार सपोर्ट किया गया, यूके के द्वारा भी लगातार सपोर्ट किया गया यूक्रेन का, और रसिया जो है यहाँ पे चाइना के द्वारा रसिया का सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि रूस ने नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया और अपने परमाणु हथियारों की सीमा तय करने के लिए 2011 में अमेरिका के साथ बातचीत की थी, ये सारे जो है समाप्त हो गए। रूस और पश्चिम के बीच विश्वास की कमी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पे भी वर्तमान समय पहुंच गई और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो यूक्रेन में हथियार डाल रहा है। अभी देखा जा रहा है कि अमेरिका जितना सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन में, वर्तमान समय में कम होता दिख रहा है और मजबूत रूस चीन धुरी जो है उसका विकास हो रहा है। मतलब कि रूस और चीन के जो संबंध है लगातार जो है वो और बेहतर होते जा रहे हैं, जो चिंता का कारण बना हुआ है भारत के लिए भी। ठीक है, तो विकासशील देशों की क्या क्या चिंताएं हैं, तो युद्ध में आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया गया, उसके बाद खासकर विकासशील देशों की बात की जा रही है, इनकी जो है सप्लाई चेन जो है ज्यादा से ज्यादा बाधित हो गई, चाहे वो ऊर्जा के लिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में रसिया इसका जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उर्वरक हो गया और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई, क्योंकि बहुत जो कंट्री थे यूक्रेन और रसिया के जो संघर्ष चल रहे थे उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो यूके हो, पूरा का पूरा यूरोप जो ही था अस्त व्यस्त हो गया, सभी को डर लग रहा था। उसके बाद रूस जो है वो बहुत बड़ा एक उत्पादक कंट्री है जो बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है विकासशील देशों में। ठीक है, तो इसलिए ये भी प्रभावित हो गया। तो उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न विकासशील देशों को इस युद्ध की तपिश महसूस होने लगी। ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा विकासशील देशों को, इसलिए जो है अरेबियन कंट्री की ओर, गल्फ कंट्री की ओर ज्यादा से ज्यादा लोग गए ऊर्जा के लिए। ठीक है, इजराइल की ओर ज्यादा से ज्यादा लोग गए, तो यही कारण है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो प्रमुख धातुआं हैं उसके लिए भी लगातार जो है विकासशील देश उनसे संबंध बनाए। तो यही कारण है कि ये जो 2 वर्षों में विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे सुधारने की आवश्यकता है और हमें अपने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करने की आवश्यकता है, यही सीखने की जरूरत थी यहाँ पे। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें इसमें कहा गया था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो 2 साल का युद्ध हुआ है उससे क्या क्या प्रभाव पड़े, हर एक क्षेत्र को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन सुप्रीम कोर्ट टू कोस्टल गार्ड। इसमें सिंपली कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल से महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन सुनिश्चित करने को कहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया जाए, महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, पहले के जो पूर्वाग्रह थे, पितृसत्तात्मक सोच थे, उसे बदलना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जो है वो महिलाएं अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता, अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। यहाँ पे क्लियर धमकी दी गई कोस्टल गार्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता, अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, तो उस पर एक नजर डालें। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनई को संबोधित किया। ठीक है, और इसी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीजें कही है जिसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने में कार्यात्मक और परिचालन संबंधी कठिनाइयों की ओर इशारा किया गया था। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये जो अभी मीटिंग थी इसको स्थगित कर दिया गया, ने मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि आपके बोर्ड में जो इनका बोर्ड था जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया था कोस्टल गार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस बोर्ड में एक भी महिला नहीं थी। तो इसलिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपके बोर्ड में, क्योंकि आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो आपके बोर्ड में महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि भारतीय तट रक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिसमें बल की योग्य महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने की मांग की गई थी। ठीक है, आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आपको एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करे। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसने आगे भी कहा गया कि क्या सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन को बरकरार रखने के फैसले के बावजूद भी केंद्र जो है वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हो रहे हैं, आप तटरक्षक बल में महिलाओं का चेहरा
नहीं देखना चाहते हैं क्या? अब तटरक्षक बल को एक नीति बनानी चाहिए। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे कही गई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक क्षेत्र में जब महिलाओं का योगदान, जब आर्मी में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है तो कोस्टल क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अदालत ने 10% महिलाओं को अस्थायी कमीशन की अनुमति देने के सरकार के सुझाव पर नाराजगी दायर की। ठीक है, 10% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सरकार द्वारा कहा गया था कि अस्थायी कमीशन की अनुमति दी जाएगी। ठीक, इसी के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाराजगी जताया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि महिलाएं जो है वो कमतर प्राणी नहीं है। ठीक है, कि आप इस तरह का 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं, महिलाएं हैं, जेंडर के थ्रू आप उनकी क्वालिटी को, उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो यही पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसी में कहा जाता है मोदी सेज गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट मिडल इन लिव्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल्स, मतलब कि मोदी ने मध्यम वर्ग के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप रोकने का वादा किया है। ठीक है, इसमें सिंपली जो है वो कपड़ा उद्योग पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है कि अगले 5 वर्षों में, ऐसा सिंपली कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में वह सरकार को मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। उन्होंने कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों से नए बाजार खोलने के लिए लीक से हटकर सोचने की बात की। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने क्षेत्र का बेहतर विकास करना है, कपड़ा के क्षेत्र में उद्योग का अच्छा विकास करना है, तो एक नए एस्पेक्ट से सोचना शुरू कीजिए। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कही जा रही थी। जिस तरह से सरकार विशेष रूप से मध्यम वर्ग के जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, सिंपली जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए हम लोग इसके डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने सरकार को मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है और यह सुनिश्चित करें कि अगले 5 वर्षों में भी ऐसा ना हो। ये मेनली जो है वो पॉलिटिकली भी थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है ये आर्टिकल। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि सरकारों को गरीबों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच में मदद करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाए, तो आप खुद सरकार है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को हर संभव समर्थन देने का वादा किया और कहा है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि फाइबर के माध्यम से खेती से विदेशी तक, ये लाइन याद रखिएगा, फाइबर के माध्यम से खेत से विदेशी तक, टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास करने की बात की जा रही है, खास के कपड़ा के उद्योग को। तो धागा, कपड़ा और परिधान उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित 380A मानक इस क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित कर रहा है। इससे पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में जो है FDI में भी दोगुनी वृद्धि हो गई। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से है। तो सबसे पहले देख लेते हैं G33 क्या होता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह विकासशील और अल्प विकसित देशों का गठबंधन है। दूसरा स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से पता चलता है भारत और चीन को छोड़कर इसके केवल 33 सदस्य हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1995 में विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के समय की गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो, ये ध्यान रखिएगा कि हमें पूछा गया है कितने कथन जो हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं जो है वो 2 जो कथन है वो सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे क्लियर किया गया है कि कितने कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कथन 2 वो गलत है और कथन 3 ये भी गलत है। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे G33 क्या है? तो विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक गठबंधन है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है कि वर्तमान में जो है इसके 47 सदस्य हैं। ठीक है, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरे में कहा जाता है इसकी स्थापना जो है वो 2003 में की गई थी। ठीक है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, इसके स्थान में इसमें लिखा गया है 1995 में। तो देख लिए, क्लियर हो गया कि पहला स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हंगर मून का सबसे अच्छा वर्णन है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है वो फरवरी में होने वाली पूर्णिमा का नाम होता है हंगर मून। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। तो हंगर मून जो है वो 24 फरवरी को 2024 में पड़ा। तो हंगर मून क्या होता है? तो फरवरी में होने वाली पूर्णिमा का दूसरा नाम है। इसे
कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा ऐसा कहा जाता है हंगर मून, क्योंकि वर्ष के इस समय के दौरान लोगों को कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, खाद्य स्रोतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे उस समय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में फरवरी अक्सर साल का सबसे ठंडा महीना होता है और जमीन अक्सर बर्फ से ढकी होती है। ठीक है, इसलिए इसे हंगर मून कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खबरों में जो जगह रही तो कौन से देश से संबंधित है। ठीक है, तो अबिडिका, उसके बाद कंपाला, डकार, मोगादिशु, तो कौन से किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा, अबाडिका जो है वो यूक्रेन में है, कंपाला जो है वो युगांडा में है, डकार जो है वो सेनेगल में है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाए, केवल 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, एक सोमालिया वाला कथन सही है और सेनेगल वाला डगर सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अगला क्वेश्चन है, समर असेसमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, ने 9 उद्योग भागीदारों को समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए जो समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र है वो रक्षा विनिर्माण से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। ठीक है, और यह जो है वो 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही कथन जो है वो सही है। उसमें पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो सही है, और तीसरा जो है गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसलिए इसका 2 कथन सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, व्यापार और विकास से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र की यह अग्रणी संस्था है UNCTAD। ठीक, और इसका जो टोटल सदस्य है 195 देश सदस्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत कानून का एक समूह है जो 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने वाले कुछ कारकों से उत्पन्न होने वाले संबंधों को नियंत्रित और विनियमित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून की परिभाषा में नहीं आता है। तीसरा स्टेटमेंट है, किसी पर्सनल लॉ की वैधता को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों का तीनों जो कथन है वो सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल लॉ की बात की जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बलेन वेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है, वे सबसे बड़े वेलों का समूह है जिसमें ब्लू वेल भी शामिल है। दूसरा जो है, सभी वेलिन वेल के दांत के स्थान पर वेलेन होते हैं। तीसरा जो है, बेलिन इनामल से बनी होती है। चौथा जो है वो बेलेन वेल जो है वो इंसानों की तरह अपने स्वर यंत्र से आवाज निकालती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका भी सही उत्तर जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 कथन जो है वो सही होगा और 1 कथन गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। बेलिन जो है वो केराटिन से बना होता है, इसलिए 3 ही स्टेटमेंट सही है और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, इसके बारे में क्लियर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गार्भिनी GA2 क्या है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो क्या है ये सिंपली जो है एक AI मॉडल है। ये ध्यान रखिएगा, गार्भिनी GA2 जो भारतीय जनसंख्या डेटा का उपयोग करके विकसित और मान्य किया जाने वाला पहला अंतिम तिमाही GA अनुमान मॉडल है। वर्तमान में पश्चिमी आबादी के लिए उपयोग किया जाने वाला मॉडल उपयोग में है, जो भारतीय आबादी में भ्रूण की वृद्धि में भिन्नता के कारण जो है वो गर्भावस्था के बाद के भाग में लागू होने वाले गलत साबित हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वो AI मॉडल क्या है, तो गार्भिनी GA। ठीक है, गर्भ से संबंधित है। ठीक है, इसका यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को